सभी का हार्दिक स्वागत है नई समीक्षा की क्लास में। आगे हम आज एलन टेट के तनाव सिद्धांत के बारे में और आरपी ब्लैकमर के जेस्चर सिद्धांत के बारे में और क्लिंट ब्रुक्स के थ्योरी ऑफ पैराडॉक्स या विरोधाभास सिद्धांत के बारे में और विलियम एम्पसन के थ्योरी ऑफ एम्बिग्विटी या अनेकार्थता सिद्धांत के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, तनाव सिद्धांत के संबंध में जब एलन टेट की बात आती है तो देखिए, एलन टेट ने तनाव शब्द तर्कशास्त्र से लिया और तर्कशास्त्र में तनाव को दो भागों में बांटा गया और उसको बांटकर समझने की कोशिश की गई। पहली बात कि एक इंटेंशन है और एक एक्सटेंशन है। तर्कशास्त्र किसी भी धारणा या किसी भी पद के उस इंटरनल कंटेंट को इंटेंशन कहता है, जिस इंटरनल कंटेंट के द्वारा, जिस आंतरिक तत्वों के द्वारा उस वस्तु को या उस अवधारणा को परिभाषित किया जा सके। और जब परिभाषित हम कर लेते हैं तो उस अवधारणा का हम कितनी दूर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुप्रयोग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उस अनुप्रयोग को भाषा में उसके प्रयोग के जो विविध रूप हो सकते हैं, प्रारूप हो सकते हैं, उसको वह उस अवधारणा का एक्सटेंशन कहता है। माने आप ऐसे समझिए कि जैसे हम कहते हैं विज्ञान, तो विज्ञान एक पद है या एक अवधारणा है और तर्कशास्त्र कहेगा कि तार्किक और सुसंबद्ध ज्ञान जो ये जो इंटरनल कंटेंट है, माने किसी तरह का विज्ञान होगा, उसका जो इंटरनल कंटेंट होगा, जो मूल बात होगी वो होगी कि वो तार्किक होगा और सुसंबद्ध ज्ञान होगा। ज्ञान का तार्किक और सुसंबद्ध प्रकार विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो ये जो इसकी बेसिक यानी कि इसकी जो मूलभूत बात है, जिसके माध्यम से हम विज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं, ये इसका इंटरनल कंटेंट है। ये इंटरनल कंटेंट है और यही इंटरनल कंटेंट को वो जो है इंटेंशन कहता है तर्कशास्त्र। और जब हम इसका भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या दर्शन शास्त्र में विज्ञान में कोश की बात की जाती है, तो विज्ञान का कहाँ और कितनी दूर जो रेंज है उस अवधारणा के प्रयोग की, उस रेंज को एक्सटेंशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि काव्य में जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो काव्य में जो मूल विचार है, यानी कि काव्य में जो मूल चेतना है, उसको इंटेंशन वो कहता है। लेकिन उस चेतना का किस तरीके से, माने जो भाव है उसको तो इंटेंशन, लेकिन उस भाव को हम भाषा के माध्यम से कितने रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, जितनी उसकी रेंज है पूरी अभिव्यक्ति की, उस रेंज को वो एक्सटेंशन कहता है। अगर इसको आप जो है समझने की कोशिश करेंगे कि माने टेक्सचर और स्ट्रक्चर की भाषा में, माने रैनसम की भाषा में, तो देखिए रैनसम जो है वह शब्द विधान और अर्थ विधान शब्द का प्रयोग करता है ना। और उसके यहाँ शब्द विधान का मतलब जो था वह इंटेंशन से था और अर्थ विधान का मतलब एक्सटेंशन से था। यानी कि रैनसम कह रहा था कि जो मूल विचार है वह दरअसल अर्थ विधान है, लेकिन उस अर्थ विधान के ऊपर जो पूरा ढांचा खड़ा होता है, माने जो पूरे काव्य सौंदर्य के साथ जो कविता बनती है, उसको वो टेक्सचर या शब्द विधान कहता है। लेकिन जो टेट है, टेट के यहाँ जो मूल विचार है, यानी कि जिस पर पूरी कविता खड़ी होगी, जो भाव पक्ष है, जो जिस पर पूरा काव्य सौंदर्य अवलंबित होगा, वह दरअसल इंटेंशन है। यानी कि अगर हम इंटेंशन को रैमसन की भाषा में कहें तो उसको हम अर्थ विधान कहेंगे, और एक्सटेंशन को हम अगर रैनसम की भाषा में कहें तो उसको हम शब्द विधान कहेंगे, एक्सटेंशन को। तो इस तरीके से आप इसको समझें कि इंटेंशन और एक्सटेंशन का प्रयोग जो है एम्सन ने किया कि एक्सटेंशन दरअसल भाषा के प्रयोग की जो रेंज है, जो
जितने तरीके से हम अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं वो उसका एक्सटेंशन है। और जो मूल भाव है, जिस बात को हम व्यक्त करना चाहते हैं, जिस बात को प्रतिपादित करना चाहते हैं कविता में, उसको वो इंटेंशन कहता है। और वो कविता के संबंध में वो कहता है कि दरअसल कविता में होता ये है कि दोनों का संतुलन बनाया जाता है। सही बात तो ये है कि टेट ने एक्सटेंशन और इंटेंशन माने तनाव सिद्धांत के आधार पर उसने सामान्य भाषा और काव्य भाषा के बीच फर्क किया। कहा कि जैसे जो सामान्य भाषा होती है बोलचाल की, उसमें एक्सटेंशन और इंटेंशन में कोई तनाव नहीं होता, वो सपाट होती है, सरल होती है। कहने का मतलब कि जो मूल विचार है वह वैसे ही व्यक्त होता है, जो मूल विचार है उसी रूप में वो व्यक्त होता है, उसमें कोई अर्थ छवियाँ नहीं आती हैं, उसको हम दूसरे ढंग से नहीं व्यक्त करते हैं। तो जो मूल विचार है वही व्यक्त भी हो जाता है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा, सामान्य भाषा है। लेकिन काव्य भाषा में हम अपने भावों को, यानी कवि जो है मूल भाव को, मूल विचार को, यानी इंटेंशन को जिस तरह व्यक्त करता है, वो व्यक्त जो उसके अंदर भाव है वैसे ही नहीं कर देता सीधे तौर पर। वह तमाम तरह की लक्षण और व्यंजना में उसको, मैंने भारतीय का शब्दावली में कहूँ तो, व्यक्त करता है। तो उसके तमाम प्रारूप हैं भाषा में उसको व्यक्त करने के, तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो एक्सटेंशन और इंटेंशन के बीच जो अन्विति होगी, जो संतुलन होगा, उतनी ही अच्छी कविता होगी। अगर संतुलन नहीं हुआ, जैसे सामान्य भाषा में तो एक्सटेंशन और इंटेंशन दोनों एक होते हैं, लेकिन काव्य भाषा में एक्सटेंशन और इंटेंशन दोनों अलग अलग हैं। पर अच्छी कविता तब होगी टेट के हिसाब से जब इस माने इंटेंशन और एक्सटेंशन को जब हम, या कवि जो है व्यवस्थित ढंग से साधता है। जो कवि जितने ठीक ढंग से उसको साधेगा, उसकी अन्विति करेगा, उसका समन्वय करेगा, वो उसकी कविता उतनी महान और बड़ी होगी। ये मूल बात तनाव सिद्धांत में आती है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं, आसानी होगी आपको। जैसे निराला की कविता आपने पढ़ी होगी, बादल राग। तो बादल राग में निराला ने एक जगह प्रयोग किया, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। अब ये देखिए, जलज का जो प्रयोग है, जलज कमल का पर्यायवाची आप सभी जानते हैं, लेकिन जलज को क्षुद्र प्रफुल्ल कहा। आज तक किसी ने कमल को नीच नहीं कहा था। और निराला कैसे सौंदर्यबोध को बदल रहे हैं आप देखिए। जलज को उन्होंने, और निराला ने तो कुफर मुत्ता कविता में गुलाब को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि अबे सुनबे गुलाब, पाई तूने जो खुशबू रंगो आब, खाद का खून चूसा तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। माने गुलाब को भी अबे सुनबे कहते हैं और जलज को क्षुद्र प्रफुल्ल कहते हैं। अब ये देखिए एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन ये है कि कमल और गुलाब जैसी चीज़ों का जो प्रचलित अर्थ है उससे बाहर जाकर उसका उपयोग वो करते हैं और एक नया अर्थ सृजित करते हैं। और अर्थ ये अर्थ उसका क्या, जो इंटेंशन है, यानी मूल विचार है। मूल विचार ये है कि जो कमल है वो जिस पानी से पोषित होता है, जिस जलाशय में जिस पानी से वो अपनी जिंदगी ग्रहण करता है, उसी पानी की एक बूंद को अपने पत्तों और पंखुड़ियों पर टिकने नहीं देता, उसको फिसला देता है। कमल की पंखुड़ियों से पानी तुरंत फिसल जाता है, इसलिए उसको क्षुद्र प्रफुल्ल कहते हैं। कहते खिला हुआ तो है, ये जो खिलापन है ये कितना फूहड़ है। क्यों? क्योंकि वो क्षुद्र है। उसका हंसना कमल का उन्हें भाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतनी नीचता करता है कि जिससे वो पोषित है उसी को अपने ऊपर नहीं ठिठकने देता। तो जो सर्वहारा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, तो उसके द्वारा पोषित जो पूंजीपति और संपन्न समृद्ध वर्ग है, उसको उसका वो प्रतीक बनकर उभर जाता है। अब आप देखें कि निराला की बादल राग कविता में कमल का जो प्रयोग है, कमल में जो नया अर्थ वो भरते हैं कमल के साथ क्षुद्र प्रफुल्ल करके, तो ये जो तनाव
कहने का मतलब जो इंटेंशन है उसका, माने मूल विचार की कमल दरअसल यहाँ पर शोषक और एहसान फरामोशी का प्रतीक है। उसको कितनी खूबसूरती से, माने एक्सटेंशन जो उनका है, क्षुद्र प्रफुल्ल कह करके दो शब्दों का केवल दो विशेषण का प्रयोग करते हैं, क्षुद्र प्रफुल्ल का प्रयोग करके एक्सटेंशन जो उनका है उस इंटेंशन को कितनी व्यवस्थित ढंग से वो व्यक्त कर पाते हैं। तो ये जो, या कुकुरमुत्ता कविता में भी आप इसी बात को देखेंगे, यानी कि ये तनाव है। तनाव ये है कि जो बात कही जा रही है और जिस तरीके से कही जा रही है, उन दोनों के बीच निराला साधने में कामयाब होते उस अनुभूति को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त कर पाते हैं, इसीलिए बड़ी कविता बनती है। अच्छा, जैसे एक उदाहरण आपको मैं बताऊं, केशव की एक लाइन मुझे याद आती है। केशव ने प्रभात का वर्णन किया, सुबह का वर्णन किया, और उन्होंने सूर्य को बानर से उपमा दी, सूर्य की तुलना बानर से की, और आकाश को वृक्ष बताया, और जो सितारे खिले रहते हैं आसमान में उसको उन्होंने फूल, वृक्ष पर खिले हुए छोटे छोटे फूल कहा। कविता लिखी कि चढ़ो गगन तरुधाय दिनकर बानर अरुण मुख, कीन्हो झुक झहराई सकल तारिका कुसुम बिन। चढ़ो गगन तरुधाय माने दौड़ करके गगन रूपी वृक्ष पर चढ़ गया कौन? ललमुहवा अरुण मुख बानर, दिनकर बानर अरुण मुख, माने दिनकर माने सूर्य, सूर्य रूपी बानर जो ललमुहवा है, अरुण मुख है माने सुबह का सूरज, और ललमुहवा बानर दौड़ करके आकाश रूपी वृक्ष पर चढ़ गया है और उसने झकझोर दिया है पेड़ को, जैसा कि बानर का स्वभाव होता है, जैसे सकल तारिका, सारे जो तारे रूपी फूल है वो झड़ गए। देखिए कितना चमत्कारिक बिंब है। लेकिन ये जो कहने का ढंग है, ये जो इसका जो एक्सटेंशन है, इंटेंशन तो ये है कि कविता में प्रभात का वर्णन करना, माने सुबह का वर्णन करना, सूरज कैसे सुबह लगता है, सूरज के सौंदर्य का वर्णन करना है, सुबह सुबह के सूरज का। अरुण मुख तो वो कहते हैं लेकिन बानर कह देते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि बानर कुरूपता के व्यंग के रूप में प्रयोग किया है। किसी को हम कहते हैं जैसे बंदर जैसा मुंह है, लड़कियां तो गाली देती हैं लड़कों को बंदर कह करके, बंदर कहीं के, यानी बंदर जो है यह कुरूपता या एक हास्यास्पद किस्म के चेहरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माने व्यंग के रूप में इस्तेमाल किया था भाषा में। तो बानर कह करके, दिनकर को बानर कह करके चमत्कारिक प्रयोग तो है लेकिन अर्थ पूरा गड़बड़ा जाता है। यानी कि जो इंटेंशन और एक्सटेंशन का तनाव है, जिसको हम अन्वित कह रहे हैं, उसको केशव साध नहीं पाए हैं यहाँ पर। यही कारण है कि प्रभात का चमत्कारिक वर्णन होने के बावजूद यह बड़ी कविता नहीं बन पाई। तो इंटेंशन जो है, माने जो मूल बात है, जो मूल विचार है, जो मूल तत्व है, उसको एक्सटेंशन माने अपनी अभिव्यक्तियों के तमाम तरीकों के माध्यम से जब वो व्यक्त करता है तो उसके बीच संतुलन और तनाव जितना खूबसूरत जो कवि साधेगा, उसकी कविता उतनी ही उच्च कोटि की होगी, उतनी ही उच्च कोटि की होगी। जैसे अब तुलसीदास को अगर आप लेंगे तो तुलसीदास सीता को जब तुलसीदास की सीता जब कोहबर में बैठी हुई हैं और तुलसीदास कहते हैं कि राम को सीता ऐसे देखती जैसे संकोच के सकुचत मन सकुचैन और हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन, जैसे लगता है सीता की आंखें मछली की तरह है और प्यासी मछली की तरह है। अब आप जाने कि जो सफ़ेद वाला हिस्सा वो पानी और काली वाली पुतलियाँ वो मछली है, और ऐसे 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 राम को देखने के लिए वो ऐसे ऐसे करती हैं, माने कि अपने प्रियतम को छुप छुपा के, वो जो पूरा भारतीय संस्कृति का जो लाज हया है, जो स्त्री की जो उसका संकोच है, उसका जो पूरा स्वभाव है, शिष्टाचार है, और जो अपने प्रियतम को देख लेने की ललक है, वो सब कुछ सकुचत मन सकुचैन और प्रेम पियासे नयन में व्यक्त होता है। तो एक्सटेंशन, वहाँ जो इंटेंशन है, वो एक्सटेंशन और इंटेंशन का जो तनाव है वो बहुत ही बेहतरीन उसका संतुलन है, जिसके नाते सीता का प्रेम, उनके संस्कार, उनकी लज्जा, उनकी हया, वो सारा कुछ एक साथ व्यक्त कर पाते हैं। तो तनाव का सिद्धांत ये है। अच्छा, अगर हम आरपी ब्लैकमर के बारे में बात करें साथियों,
तो आरपी ब्लैकमर ने थ्योरी ऑफ जेस्चर दिया, माने भंगिमा का सिद्धांत दिया। देखिए भंगिमा के बारे में ब्लैकमर कहता है कि भंगिमा वह है, भंगिमा दरअसल भाषा के प्रयोग की तकनीक है। माने वो कहता है कि जैसे अगर भाषा वृक्ष है तो भंगिमा उसकी जड़ है, मूल है, और भाषा का हम सृजनात्मक प्रयोग बिना भंगिमा के कर ही नहीं सकते। अगर भंगिमा नहीं होगी, जेस्चर नहीं होगा, तो हम भाषा का सृजनात्मक प्रयोग कर ही नहीं सकते। माने भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करने के लिए हमें जेस्चर की, भंगिमा की जरूरत पड़ती है। वह माने भंगिमा विहीन भाषा को असक्त और मूलहीन करता है। मूल माने मूल नहीं, जड़, जिसमें जड़ ही ना हो। ऐसा कोई पौधा कल्पना करें जिसकी जड़ सूख गई हो तो कैसा मुरझा जाता है, भाषा भी वैसे ही मुरझा जाएगी अगर भंगिमा नहीं होगी तो। वो उदाहरण देता है ब्लैकमर कि जैसे स्थापत्य कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, नृत्य कला है, यहाँ तक कि संगीत कला में भी हम जो है दरअसल जेस्चर का प्रयोग करते हैं भंगिमा का। आप कल्पना करिए, आप में से अगर कोई साथी BHU मधुबन में वो जो स्त्री की आदमकद मूर्ति लगी है पत्थर की, उसको देखा हो तो उस मूर्ति में कुछ खास नहीं है, लेकिन उसकी जो भंगिमा है उससे वो पूरी कहानी कहती है। तो मूर्ति कला में, चित्रकला में या संगीत नृत्य में, स्थापत्य में तो भंगिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और वहीं से ये भंगिमा सिद्धांत ब्लैकमर ने लिया और काव्य पर और काव्य भाषा पर इसने उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। लैंग्वेज एज जेस्चर नामक उसका निबंध है, लैंग्वेज एज जेस्चर, माने भाषा जेस्चर के रूप में। माने जेस्चर को उसने भाषा की का मूल माना और कहा कि कविता में जेस्चर का होना बहुत ज़रूरी है, और ये आती है पुनरावृत्ति से, श्लेष से, प्रतीकों के प्रयोग से, कथावस्तु के व्यवस्थित अन्विति से, छंद से, टेक जो हम लेते हैं, टेक जो कविता में आती है, इन सारी चीज़ों से वो जेस्चर को प्रोड्यूस करता है। कहता कि इन सारी, माने एक तरह से आप ये समझिए कि रचना में अपने भावाभिव्यक्ति के जितने तरीके और तकनीक एक रचनाकार या कवि इस्तेमाल करता है, उन भाषा की उन सारी तकनीकों का नाम, चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, माने भारतीय काव्य शास्त्र की भाषा में, शब्दावली में हम कह रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो जेस्चर के अंतर्गत रखता है। जेस्चर का मतलब केवल चेहरे की भाव भंगिमा नहीं, बल्कि भाषा की जितनी भंगिमाएँ हो सकती हैं, भाषा के प्रयोग के जितने तौर तरीके हो सकते हैं, उन सबको वो जेस्चर कहता है। यानी कि कुल मिलाकर ब्लैकमर का जो जोर है वो अभिव्यक्ति के तरीके पर है। माने अगर हम रैनसम की शब्दावली इस्तेमाल करें तो वह पूरी तरह शब्द विधान की बात कर रहा है, जिसको वो टेक्सचर कहता है। अर्थ विधान की बात ही नहीं कर रहा ब्लैकमर, माने मूल विचार क्या है उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो रहेगा कुछ न कुछ, लेकिन सारा का सारा जोर उसका टेक्सचर पर है। या हम अगर टेट की शब्दावली का प्रयोग करें तो उसका सारा का सारा जोर एक्सटेंशन पर है। इंटेंशन की वो बात नहीं कर रहा, एक्सटेंशन माने कैसे हम चीज़ों को नियोजित करते हैं, एक्सटेंशन व्यक्त करते हैं, उसकी रेंज क्या है, प्रयोग कितने तरीके से कर सकते हैं भाषा का। तो कहने का मतलब ये है कि जेस्चर की थ्योरी, अब जैसे देखिए हिंदी कविता आप पढ़ते हुए तो आपको, मुझे जो इस समय फ्लैश कर रही है लाइन, आपने बिहारी की कविता पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है, मेरी भव बाधा हर्यो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परत श्याम हरित दूती हो। अब आप बताइए कि इस कविता में कितना खूबसूरत जेस्चर का प्रयोग किया बिहारी ने। हालांकि बिहारी तो माने जेस्चर के लिए माने ही जाते हैं। अगर हम ब्लैकमर की शब्दावली में जेस्चर को समझें तो उनके यहाँ तो प्रयोग की विविधता है ही। हिंदी कविता में अज्ञे वगैरह, बिहारी वगैरह, ये जेस्चर के बड़े कवियों में माने जाएंगे। बहरहाल मैं जिस कविता की बात कर रहा हूँ जरा आप देखें, मेरी भव आधार और राधा नागर सोय, जा तन की झाई परत श्याम हरित दूती होय। अब इसमें देखिए कि कहते हैं कि जा तन की झाई परत, माने जिस राधा के शरीर की परछाई पड़ने पर श्याम माने कृष्ण के ऊपर हरित दूती हो जाए, माने हरे हो जाते हैं। हरित का तमाम अर्थ है, अगर हम जो मूल अर्थ है वही लें, माने जो सांवला रंग है कृष्ण का वो हरा हो जाता है।
सांवला रंग हरा तब होगा जब उस पर गोरे रंग का असर पड़ेगा। अब आप देखिए पूरी कविता में कहीं भी बिहारी ने नहीं लिखा कि कौन किसके ऊपर है, लेकिन जब कहते हैं कि जा तन की झाई परत, जिसके शरीर की परछाई पर, परछाई किसकी पड़ेगी? जो ऊपर होगा। आलिंगन की मुद्रा में माने राधा और कृष्ण की जुगल मूर्ति की इसमें अभ्यर्थना की गई। सवाल यह है कि उसमें कैसे वो जुगल मूर्ति, उसकी स्थिति क्या है? ऐसा नहीं कि दोनों इस तरह जुड़े हुए खड़े हैं। खड़े हुए आदमी की परछाई एक दूसरे पर नहीं पड़ेगी, इसका मतलब वो लेटे हुए हैं और एक के ऊपर दूसरा लेटा हुआ है। गौर करने की बात यह है कि जिसके तन की झाई पड़ेगी वो ऊपर होगा, क्योंकि रोशनी तो ऊपर ही होती है, तो झाई ऊपर से नीचे जाएगी। जो ऊपर होगा उसकी परछाई पड़ेगी किस पर? जो नीचे होगा। इससे पता चलता है कि राधा के शरीर की परछाई कृष्ण की शरीर पर पड़ रही है, तो इसका मतलब कि राधा ऊपर है और कृष्ण नीचे है, यानी कि कृष्ण लेटे हुए अपने वक्षस्थलों पर राधा को सुलाए हुए हैं और दोनों जो है प्रेमालाप कर रहे हैं। अब आप देखें कि कहीं भी माने कविता में ये बात नहीं आती, लेकिन जातन की झाई परत कहने से इस जेस्चर ने पूरा अर्थ खोल दिया। और गौर करिएगा कि बिहारी अगर कृष्ण को ऊपर लिटा देते तो यह एक अश्लील कविता होती। क्यों? क्योंकि पुरुष अगर स्त्री के ऊपर है तो यह हरकत गंदी हरकत है, लेकिन जब स्त्री को वो उनके वक्षस्थलों पर लिटाते हैं तो वह उसकी इच्छा, स्त्री की जो उसकी जो गरिमा है वह पुरुष के वक्षस्थलों पर मानो विश्राम कर रही हो। यह एक प्रणय की एक खूबसूरत भंगिमा बन जाता है, यह अश्लील नहीं रह जाता। अगर कृष्ण सो जाते उनके वक्षस्थलों पर एक गंदी भंगिमा होती। तो कविता को कैसे वो वहाँ से बचाते हैं, उसके काव्य वैभव तक लेकर जाते हैं, ये भंगिमा से संभव हुआ है। इससे खूबसूरत उदाहरण मैं नहीं दे सकता भंगिमा की। भंगिमा से कैसे कविता महान और बड़ी बन सकती है। देखते देखा मुझे तो एक बार, निराला की कविता याद कीजिए। देखते देखा मुझे तो एक बार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे, उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। यहाँ पर भी भंगिमा है। वो देखती है कि मुझे कोई देख रहा है तो फिर वो भवन की ओर देखती है। जब ये तय कर लेती है कि वहाँ से कोई नहीं देख रहा है, अथवा ये व्यक्ति जो मुझे देख रहा है इसका उस भवन से कोई संबंध नज़र नहीं आता, तब वो एक बड़ी बेबसी और लाचार नज़रों से निराला को या कवि को देखती है, जिसमें बड़ी आह है, बड़ा दर्द है। देख कर कोई नहीं देखा मुझे, उस दृष्टि जो मार खा रोई नहीं। तो दृष्टि तो मार खाती नहीं है, उसकी जो बेबसी है, जो लाचारी है, जो उसकी पीड़ा है, वो उन निगाहों में व्यक्त हो जाती है। तो जेस्चर से ही हम जान पाते हैं कि उसमें उस भवन के प्रति एक भय का भाव है, इसीलिए वो उधर देखती। कहीं ये आदमी उस भवन से तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस जेस्चर में वो भय व्यक्त होता है। और फिर जब वो कवि को देखती है तो उस जेस्चर में वो करुणा है, वो जो है शोषण की मार है, वो कशिश, वो दर्द है। तो जेस्चर कैसे कविता को में अर्थ भर देता है और कैसे वो अर्थ को विस्तृत करता है, ये बात जेस्चर थ्योरी के माध्यम से ब्लैक मारने की। जेस्चर थ्योरी का यही मतलब है। तो साथियों, मैं अपनी बात को यहाँ रोक रहा हूँ और अगले जो है वीडियो में हम लोग पैराडॉक्स थ्योरी ऑफ पैराडॉक्स, जो क्लिंथ ब्रुक्स का सिद्धांत है, उसके बारे में और एम्सन के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। और कुछ चीज़ें मैं मैंने प्रिंट मैटर भी भेज दूँगा, आप उसको देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।